आप सभी को स्टार एजुकेशन परिवार की तरफ से राधे राधे। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 की पढ़ना। और हम लोग पढ़ रहे हैं बीते दिनों से हिस्ट्री, और आज हम जो है वो पहुंच चुके हैं 8th चैप्टर पे। अब से पहले हम लोगों ने टोटल 7 चैप्टर पढ़ चुके हैं, और हम धीरे धीरे ये जान चुके हैं कि कैसे एक आदि मानव जो है वो समृद्ध होता 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 एक आज राजा तक पहुंच चुका है। लास्ट चैप्टर में हम लोग जनपद और जनपदास महाजनपदास के बारे में जान चुके थे। तो आज हम लोग जानने वाले हैं एक आसान सा चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है राजा अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया था। तो इस चैप्टर में हम लोग यही बात जानेंगे कि उसने युद्ध का त्याग किया था, क्यों किया था, राजा अशोक के जीवन के बारे में भी। हालांकि ये यहाँ पे मौर्य वंश के बारे में ज्यादा वृतांत नहीं गाया गया है, क्योंकि ये आगे आगे फिर धीरे धीरे और क्लासों में जाएंगे तो ही पता लगेगा, क्योंकि छठी क्लास के छोटे ही बच्चे होते, छोटे बच्चों पे ज्यादा बर्डन नहीं डाला करते। तो देखिएगा, हम लोग शुरू करें तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि आज टॉपिक क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक तो पढ़ेंगे हम लोग एक बहुत बड़ा राज्य या एक साम्राज्य कहिएगा। पहले ये राज्य वर्ड था, अब साम्राज्य बना, तो इन दोनों में क्या अंतर है हम जानेंगे। एक हम पढ़ेंगे राज्य और साम्राज्य में दोनों में बेसिकली मेजर डिफरेंस क्या था, क्या दोनों ये एक ही है या थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो क्या रहा होगा। एक आप जानेंगे राज्य का प्रशासन और साम्राज्य का प्रशासन भी, यानी कि इसका मतलब ये है कि एक राज्य या साम्राज्य के अंदर जो है वो राजा कैसे होते थे या मंत्री कैसे होते थे या किस तरीके से कर वगैरह की व्यवस्था थी। एक हम जानेंगे राजा अशोक के बारे में, ये खुद एक अनोखा सम्राट था। इनके कलिंग युद्ध के बारे में भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, राजा का कलिंग युद्ध क्या था। अशोक का धम का मतलब होता है धर्म, तो इन्होंने कैसे इतनी क्रूर नीति को छोड़ के एकदम से जो है धर्म को अपना लिया, और फिर अपने धर्म मार्ग पे चलते हुए इन्होंने कैसे शिलालेख अभिलेख वगैरह जो है वो बनवाए थे, और बाकी कुछ अन्य चीजों के बारे में भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो ये इस चैप्टर की समरी है जो हमें जाननी है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। सबसे पहली बात है को शुरू करते हैं एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य के बारे में जिक्र करते हैं हम लोग। आप लोग इस सिंबल को देखिएगा, ये हमारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जाना जाता है, और जहां हम लोग रुपए पैसों पे ऐसे शेर से छपे देखते हैं तो इनका बहुत ही लंबा इतिहास है। इनको जो है पत्थरों को काट के ही इन शेरों को ऐसे डिजाइन किया गया है। ये वो सिंबल है जो सारनाथ के अंदर एक विशाल स्तंभ पे जो है स्थापित किया गया है। अब आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे नॉलेज देके चलना चाहूंगा। पहली तो बात ये है कि यहाँ पे जो चक्र लगा हुआ है ये, तो लोग सोचते हैं कि अशोक चक्र है, इसका नाम अशोक चक्र नहीं है। ये जो महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए पहले उपदेश के अंदर जो 32 बातें थी मेन, तो उसी के आधार पे ये धम्म चक्र प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है। ये इसके अंदर टोटल 24 तिलियां नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसके अंदर 32 तिलियां हैं। ये प्लीज क्लियर कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इवन ये कई एग्जाम्स में पूछा गया है। 32 तिलियां हैं इसके अंदर। इसी से ही प्रेरणा लेके अशोक चक्र जो हमारे तिरंगे झंडे में बना हुआ है उसके अंदर 24 तिलियां, जो कि 24 घंटे का प्रतीक है। यहाँ पे 32 तिलियां हैं जो महात्मा गौतम बुद्ध के पहले उपदेश के 32 खास चिन्हों को दर्शाती है। इसके अंदर 4 शेर है, 1 2 3 4, और 3 तो ये सामने दिख रहे हैं कि इसके बिल्कुल पीछे है। वैसे इसी सिंबल से ही आप लोग इस चैप्टर को शुरू कर सकते हैं। मान लीजिएगा कभी भी शेर एक दूसरे की तरफ पीठ करके नहीं बैठते, तो इस सिंपल साइज सिंबल का मतलब ये है कि राजा अशोक का युद्ध में थका हुआ प्रतीत होना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो ये सिंबल है शेरों वाला, ये हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, इससे क्या पता लगता है? इससे ये पता लगता है कि राजा अशोक जो है वो युद्ध में थका हुआ प्रतीत कर रहा है। अब इतिहास में महानतम राजाओं में से एक राजा है जिनका नाम है राजा अशोक। इनके निर्देश कई स्तंभ और अभिलेख उत्कीर्ण किए गए हैं। मतलब आप मुझसे पूछो कि सर आज हमें कैसे पता लगा, तो ये खुद ही लिख के गए थे पत्थरों के ऊपर। आपने पहले भी चैप्टरों में पढ़ा होगा, उन्हीं को पढ़ के हम लोगों ने जो है जान लिया था। अब इनका साम्राज्य जो है, इनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले जो है इन मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। आप थोड़ा सा आपको मैं बता के चलता हूँ यहाँ पे कि एक थे कौटिल्य, जिनको हम लोग चाणक्य भी कहते हैं, जिनका नाम विष्णुगुप्त के नाम से भी वो पुकारे जाते हैं। उन्हीं के नेतृत्व में चंद्रगुप्त मौर्य आए थे, और चंद्रगुप्त मौर्य जो है उनके बाद में उन्हीं के बेटे आए थे यहाँ पे बिंदुसार। ध्यान रखिएगा, आज बिंदुसार है, पहले हमने बिंबिसार पढ़ा था।
और इस बिंदुसार के ही पुत्र हैं ये राजा अशोक। तो मौर्य वंश जो है वो उस जमाने में बहुत बड़ा फैला हुआ था, आप ये समझ सकते होंगे, ठीक है। ये पूरा इलाका ब्रह्मगिरी से लेके इधर वाला ये पूरा इलाका सारा मौर्य साम्राज्य था। मतलब यूं समझिएगा ऑलमोस्ट पूरा इंडिया जो था वो मौर्य साम्राज्य का ही था, इंडिया से भी बाहर थोड़ा इलाका। बुद्धिमान चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। वैसे आप इससे ज़्यादा डिटेल से कहानी ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन मैं अब आपको यहाँ पे इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि क्लास 6 का चैप्टर है। हम लोग आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे जानेंगे स्टेप वाइज। अब साम्राज्य में बहुत सारे नगर थे, इनमें से प्रमुख नगरों में एक आते हैं पाटलिपुत्र, दूसरा आता है उज्जैन और तीसरा आता है तक्षशिला। आप देखिएगा ये पूरा का पूरा मौर्य साम्राज्य था। इस मौर्य साम्राज्य के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो था वो तक्षशिला था, एक तो जहां पे यूनिवर्सिटी भी थी तक्षशिला यूनिवर्सिटी, और एक उज्जैन, ठीक है, जो वर्तमान के अंदर आपका मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है, शिप्रा नदी के किनारे पड़ता है ये। और एक था पाटलिपुत्र, ठीक है, जो कि मगध वाला इलाका था, जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग यही था और ज्यादातर राजा इसी एरिया में रहना पसंद करते थे क्योंकि ये दोआओं में बसा हुआ था, गंगा और सोन के। अब तक्षशिला जो था उत्तर पश्चिम और मगध एशिया के लिए आने जाने का एक मार्ग था। तक्षशिला क्या है आपका उत्तर और पश्चिम के आने जाने वाला मार्ग। उज्जैन के बारे में बात करें तो दक्षिण भारत में जाने वाले रास्ते के अंदर ये पड़ता था। साम्राज्य के बहुत बड़े बड़े क्षेत्र किसान और पशुपालक के गांव के बसे हुए थे। मतलब क्या है कि इस पूरा साम्राज्य जो आपने अभी ये मैप में देखा है, इसका बड़े बड़े एरियाज, वो एरिया ऐसे थे जहां पे ज्यादातर लोग किसान जो जीवन बिताते थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो एनिमल ब्रीडिंग भी करते थे। हाँ, मध्य भारत का ऐसा तो ज्यादातर जंगलों से ही भरा हुआ था। ये वाला इलाका जो उज्जैन वाला इलाका है या विंध्याचल पर्वतमालाएं श्रेणियां हैं, यहाँ पे ज्यादातर जो है वो जंगल थे, और जंगलों के अंदर जाहिर सी बात है शेर वगैरह थे। और इन्हीं इलाकों के अंदर फिर कौन जाते थे? आखेटक जाते थे। अभी आखेटक क्या होता है? आखेटक का मतलब होता है शिकारी, यानी कि हंटर, और संग्राहक फिर वो मांस हुआ या पशुओं की खाल हुई, लकड़ियां हुई, इनको जो है इकट्ठा करके लाया करते थे। और इन्हीं को फिर वो अपने साम्राज्य के अंदर जो है राजा को भी कुछ कर के रूप में देना पड़ता था, और कुछ को जो है अपना बेच के अपनी आजीविका कमाया करते थे वो। अब राज्य साम्राज्य से अलग कैसे होता है? तो राज्य और साम्राज्य का अलग तो सिंपल सी बात है, अलग इसलिए इस वजह से है क्योंकि राज्य जो है वो छोटा है और साम्राज्य जो है वो बहुत बड़ा है। एक साम्राज्य के अंदर क्या है, राजा अपने रहने लग चुके हैं महलों में, और जब राजा महलों में रह रहा है तो यूं समझिएगा कि उसको सुरक्षा, उसको सिक्योरिटी, उसको ज्यादा मंत्री, बहुत ज्यादा लोग चाहिए होंगे उसको। अच्छा, जितने ज्यादा लोग एक साथ में इकट्ठे हुए, इसका मतलब साम्राज्य बन गया वो। राज्य और साम्राज्य में बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिएगा, पहले लोग रह रहे थे दुर्ग और निम्न हिस्से में, जब हड़प्पा सभ्यता आप पढ़ रहे थे। धीरे धीरे आगे बढ़े तो लोग इकट्ठा रहने लगे, लेकिन उनके अंदर जन्स बने, फिर जनपद बने, फिर महाजनपद बने। अब क्या है कि लोग राज्य बना, तो राज्य के अंदर क्या चीज है कि मान लेते हैं कि आपके 200, 500 या 1000 लोग रह रहे हैं, और सिक्योरिटी जो है राज्य के अंदर या राजा के पास में थोड़ी कम है। लेकिन अब जो है उन्हीं लोगों का डबल कर दीजिएगा आप लोग। पहले 1000 थे तो आज 2000 लोग रहने लगे, लेकिन सिक्योरिटी थोड़ी ज्यादा होने लगी। किले पहले से और ज्यादा ऊंचे होने लगे, बड़ी बड़ी दीवारें बनाने लगे किलेबंदी के लिए, जैसे आपने लास्ट चैप्टर में कौशाम्बी की दीवार पढ़ी होगी। तो ज्यादा बड़ी संख्या में अधिकारी वगैरह होने लगे, और ज्यादा लोग रहेंगे तो संसाधन भी ज्यादा चाहिए होंगे, तो वही आपका साम्राज्य बन गया। हम लोग कह भी देते हैं ना कि तुमने बड़ा साम्राज्य विकसित किया है। वो साम्राज्य का मतलब जहां पे बहुत ज्यादा संसाधन हो। एक पॉइंट ये भी आप याद रख लीजिएगा, आईएएस के अंदर ये पॉइंट वर्ड इंपॉर्टेंट था एक बार के पेपर के लिए। संसाधन वर्ड आए ना, ज्यादा संसाधन, तो राज्य नहीं रहेगा, साम्राज्य बना रहेगा आपका। अब इन साम्राज्य के अंदर प्रशासन कैसे चलता था? देखिएगा, मौर्य साम्राज्य बहुत ज्यादा बड़ा था। अब इतना बड़ा होने के कारण क्या है कि ऐसा तो है नहीं कि कोई एक ही राजा इतने को चला लेगा, इतने बड़े को। देखिएगा, आप अब इस मैप को देख पा रहे होंगे, अब इतना बड़ा ये है तो इसको अकेला एक राजा चलाना देखो पॉसिबल नहीं है उस टाइम पे। तो अब करना क्या पड़ेगा? जैसे फॉर एग्जांपल बात करता हूँ, प्रधानमंत्री अकेला है, तो अकेला प्रधानमंत्री मोदी पूरे भारत को थोड़ी ना चला पा रहा है। मतलब उन्होंने क्या कर रखा है, डिपार्टमेंट डिवाइड कर रखे हैं भाई। कृषि मंत्री अलग बना दिए, मानव संसाधन विकास मंत्री अलग बना दिए, खाद्य मंत्री अलग
बना दिए, इस्पात मंत्री अलग बना दिया। अच्छा, उसके अंदर राज्यों के अंदर अलग मुख्यमंत्री बना दिए। अब अकेला मुख्यमंत्री भी राज्य को नहीं चला सकता है, तो उन्होंने फिर और पार्टीशन कर दिए छोटे छोटे, तो ये डीसी वगैरह पे लेवल पे बात आ जाती है। तो ऐसी ही चीज़ों की बात अगर हम करें तो पहले मौर्य साम्राज्य को भी अलग अलग ढंग से अलग अलग टुकड़ों से बांटा था। अब ये पाटलिपुत्र जो मेन था, ठीक है, ये जो पाटलिपुत्र वाला इलाका है ये तो मेन इलाका था, तो इसके आसपास के इलाका का सीधा नियंत्रण तो सम्राट खुद ही करता था। जो भी राजा होता था वो तो डायरेक्ट इसको चलाता था। इसका मतलब ये हुआ कि इसके आसपास के गांव, शहर, किसान, पशुपालक, शिल्पकार जितने भी होते थे वो वही उस राजा को नियुक्त करते थे, जैसे आज भी हम लोग करते हैं। लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि वोटिंग वगैरह वाला कोई ज़्यादा फंडा हो, ठीक है। मतलब ये वंश के तरफ से ही चलते थे। ये जिसका वंश, जो भी वंश हो उसी से आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग। वंश का मतलब यही होता है कि एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते जाते थे। और जैसे चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा जो है वो राजा अशोक बनता रहा धीरे धीरे। अब अगली बात ये हुई हमारा कि जो राजा था ना, आपका जो सम्राट था, जो पाटलिपुत्र का जैसे जो राजा बना है, इसकी आदेशों का जिसने भी उल्लंघन किया तो उनको जो राजा के अधिकारी थे वो लोग सजा भी देते थे। अच्छा, जितने भी अधिकारी थे इस प्रशासन व्यवस्था में उनको वेतन भी दिया जाता था, कुछ सैलरी वगैरह। और मैसेंजर्स भी होते थे, कुछ लोग इधर उधर मैसेज देने के लिए भी जाते रहते थे, भाई इस एरिया से उस एरिया तक कोई बात कहनी है। उस टाइम ऐसा था नहीं कि फ़ोन होगा और भाई फ़ोन कर लो या बात कर लो या व्हाट्सअप कर दो, ऐसा तो कुछ था नहीं। तो कोई व्यक्ति ही होता था, ठीक है, जो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो अपनी बातों को पहुँचाया करते थे। इस प्रशासन व्यवस्था के अंदर जासूस व्यवस्था के बारे में भी पता लगता है, ठीक है। इनके अंदर जो है राजा के जासूस जो थे वो दूसरों पे, अधिकारियों पे नज़र रखा करते थे। अच्छा, तक्षशिला और उज्जैन जैसे प्रांत जो थे ना, इन पे राजधानियों से ही शासन किया जाता था, क्योंकि थोड़े बड़े थे ये। बाकी जो छोटे छोटे इलाके बच जाते थे उनके अंदर उनके राजकुमारों को, जैसे एक राजा है उसके कई सारे बेटे होते थे, तो छोटे छोटे जो बेटे हैं उनके, उन जवान बेटों को उनका राज्यपाल नियुक्त कर देते थे। जैसे आज जैसे मान लेते हैं कोई डीसी है, हिसार जिले का डीसी है, फतेहाबाद का डीसी है, सिरसा का डीसी है, तो ऐसे ही जो है अलग अलग जगहों के डीसी बना दिए इनको, मतलब उस टाइम का राज्यपाल या इनको गवर्नर के रूप में हम लोग जाना करते थे। अच्छा, प्रादेशिक केंद्रों के बीच में विस्तृत क्षेत्रों की बात की जाए तो विस्तृत क्षेत्रों का मतलब ये है कि जितना भी आपका नियंत्रण रखा जाता था, प्रादेशिक केंद्र मतलब जहां पे पाटलिपुत्र है उसके आसपास का जो नियंत्रण रखा जाता था वो नदियों के द्वारा ही था। इनके आवागमन महत्वपूर्ण थे, एक तो उत्तर पश्चिम वाला और एक दक्षिण भारत वाला, मेन दो ही थे। उत्तर पश्चिम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आवागमन था ये कंबल के लिए किया करते थे, दक्षिण भारत से सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तो इन चीज़ों का ही आवागमन पहले के ज़माने में व्यापार हो गया और कुछ चीज़ें अपने यूज़ करने के लिए भी जो है ये किया करते थे। अच्छा जी, और क्या होता था भाई, और था कि यहाँ के जितने भी संसाधन थे उनको टैक्स या भेंट के रूप में दिए जाते थे या नजराने के रूप में इकट्ठा किया जाता था। अभी एक वर्ड है यहाँ पे नजराना। नजराने का मतलब होता है किसी को कोई कर या कोई टैक्स है वो इकट्ठा करके पेश कर देना राजा के सामने। मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिएगा कोई एक राजा है, ठीक है, मान लेते हैं मैं एक राजा हूँ, आप जो हैं आप प्रजा हैं, आप 50 लोगों की प्रजा हैं और आप में से 5 लोग ऐसे हैं जो मेरे मंत्री हैं। अब आप 50 लोग जो प्रजा है ना वो सारे के सारे अपना टैक्स इकट्ठा करके देंगे उन 5 मंत्रियों को। वो 5 मंत्री मेरे को पेश करेंगे, जो मेरे को वो सारा टैक्स या जो भेंट है या कुछ भी पेश कर रहे हैं उसको नजराना बोलोगे आप लोग, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कि राजा को डायरेक्ट ला के देते थे उस टाइम पे ये, लेकिन इस तरीके से जो है वो काफ़ी सारी इकट्ठी चीज़ें पेश की जाती थी। कुछ लोग गिफ्ट वगैरह उपहार वैसे भी देते थे, जरूरी नहीं कि टैक्स ही देना हो, ठीक है। तो और अच्छा, इसके अलावा जो लोग जंगलों में रहते थे ना उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वो हाथी, लकड़ी, शहद, मोम, ये सारी चीज़ें जो है वो साम्राज्य के अंदर ला के दें, अपनी इच्छा से ला के दें, ज़्यादा ठीक रहता। अगले राजा आते हैं हमारे, अगले राजा या यूँ कहिएगा इस चैप्टर की जान, राजा अशोक। एक अनोखा सम्राट थे ये, ठीक है। अब राजा अशोक की बात की जाए तो देखिएगा सबसे पहली बात ये मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा रहे थे। इनसे प्रसिद्ध राजा मौर्य वंश के अंदर नहीं थे। अच्छा, ये सबसे प्रसिद्ध तो थे ही थे, लेकिन इनके इतिहास के बारे में तो यूं पता लगता है कि 273 ईसा पूर्व में इनकी पिता की मृत्यु हो गई थी बिंदुसार की। तो इन्होंने 4 साल तक गृह युद्ध किया था। 273 से 269 तक जो है इन्होंने 4 साल तक गृह युद्ध किया और अपने 99 भाइयों की हत्या की थी, ठीक है।
मतलब आप आज इनको राजा सम्राट या अशोक कहते होंगे, लेकिन इन्होंने 99 भाइयों की हत्या करके जो है वो राजपद ग्रहण किया था। कहते भी हैं कि दिल्ली के अंदर वो एक जगह है भी, अब कितनी सच्चाई उसका नहीं पता, लेकिन दिल्ली के आसपास के इलाके में जो भी है, और उन्होंने एक कुआं भर दिया था लाशों का मार मार के। भरे ही क्यों ना भी 99 भाई थोड़े नहीं होते हैं, ठीक है। एक तिष्य नाम का भाई कहा जाता है कि छोटा था, इन्होंने क्या पढ़ेंगे उनके बारे में आगे भी हम लोग। अब इन्होंने अपने शासन व्यवस्था के 8वें वर्ष में यानी कि 269 ईसा पूर्व में राजा बने ये, और 261 ईसा पूर्व में इन्होंने कलिंग पे आक्रमण किया था। अब कलिंग वो क्षेत्र है जो कि उड़ीसा के अंदर पड़ता है। अब ये कलिंग के अंदर आक्रमण किया तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। कलिंग एक स्वतंत्र क्षेत्र था, और जब भी कोई स्वतंत्र एरिया रहता है, बिल्कुल फ्री एरिया रहता है, तो उसको अटैक करना या उस प्रजा को अपने वश में करना इतना आसान नहीं होता, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है वो। वहाँ पे भीषण नरसंहार हुआ, बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई। कहा जाता है कि 1.5 लाख के आसपास लोग जो है वो घायल हुए थे, और 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। इतना भीषण नरसंहार हुआ था, बहुत लोगों की हत्या हुई। और उसी दौरान कहा जाता है कलिंग क्षेत्र में चीनी यात्री उपगुप्त, जो कि बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए इंडिया के अंदर एंटर करते हैं, मार्ग उनका वही था, गलती से उनकी एंट्री समझिएगा कलिंग के युद्ध के मैदान में हो गई। जैसे ही उन्होंने कलिंग का युद्ध का मैदान देखा तो उनके मुंह से एक ही आवाज आई कि कीचड़ ही कीचड़, कीचड़ ही कीचड़ और कीचड़ ही कीचड़। वो कीचड़ किस प्रकार का था? वो लोग बालों के कीचड़ जो है वो खून का और मांस का था। इस टाइप से कीचड़ बन गया था, इतना भयंकर खून था और मांस था, भयंकर नरसंहार हुआ था। उन्होंने पूछा भाई ये इतना जो दुख भरा मंजर किया है, इतना भीषण नरसंहार किया, ये किसने किया है? तो पता लगा कि ये राजा अशोक की जो है वो कलिंग विजय पे हुआ है सारा। अब उसके बाद में वो राजा अशोक के पास में गए, उनको नगर भ्रमण करवाने के लिए लेके आए। मतलब नगर भ्रमण में क्या सर राजा अशोक ने आज से पहले नहीं देखा था? नहीं, आज से पहले नहीं देखा, क्योंकि राजा है तो क्या हुआ, वो भी तो एक मात्र नॉर्मल इंसान ही है। आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा होगा, युद्ध हमेशा सारथी लड़ा करते थे, राजा सिर्फ गाइडेंस दिया करते थे। सेनाएं बनने लगी, सेनाओं को भेजते थे, 500 लोगों को भेजा, अच्छा वो मर गए और 400 को भेज दिया, 500 को भेज दिया। इस टाइप से यार सेना के भी ना डिवाइड किए होते थे, थोड़े नॉर्मल युद्ध के लिए नॉर्मल सेना, उसके लिए थोड़ी अगर कोई और ज्यादा शक्तिशाली है तो उसके लिए और सेना, इस टाइप से जो डिवाइड रहा करते थे ये। अब राजा अशोक को नगर भ्रमण करवाया तो चीनी यात्री उपगुप्त ने उनसे कहा कि महाराज क्या आपके जीवन का एक ही उद्देश्य है? क्या आपके जीवन का एक ही लक्ष्य है? आप देखिएगा तो सही किस तरीके से भीषण नरसंहार हुआ है। राजा अशोक का कहते हैं कि हृदय परिवर्तन हुआ, उन्होंने उसी टाइम तलवार का त्याग कर दिया, और कहते हैं उसी टाइम उन्होंने बौद्ध धर्म की जो है वो दीक्षा शिक्षा ले ली, और उसी दिन से उन्होंने जो है वो युद्ध करना छोड़ दिया। तो ये बेसिकली एक राजा अशोक की छोटी सी कहानी है। इसके बारे में आगे और हम पढ़ते रहेंगे, ज़्यादा डिटेल आएगी, ज़्यादा भी मैं आपको बताऊंगा। मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, इन्होंने अपने अभिलेख द्वारा जनता को अपना संदेश पहुंचाया था। अब इसके बाद में क्या, जैसे युद्ध त्याग किया तो अभिलेख यानी कि पत्थरों पे लिखवाने लग गए, क्योंकि एक आपका जो बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग ही ग्रंथ आता है राहुलोवाद सुत्त ग्रंथ, उसमें लिखा गया है कि आप अगर गलत काम कर रहे हैं तो ठीक है, उसका पाप आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर आपकी नजरों में भी कोई गलत काम हो रहा है, अगर आप उसको मना नहीं करते, रोकते नहीं है, तो भी आपको उसका पाप लगेगा ही लगेगा। तो इन्होंने सोचा कि देखो मुझे तो इस प्रकार का ज्ञान है, लेकिन जनताओं को तो ज्ञान नहीं है, तो इन्होंने लोगों को बताना शुरू किया कि जो पाप कर्म करना होता है वो सारा का सारा गलत होता है, ठीक है। तो इन्होंने जो है बहुत सारी जगहों का, चीजों का निर्माण करवाया, अभिलेखों का निर्माण करवाया। अशोक ने ज्यादातर प्राकृत भाषा का और देवनागरी लिपि में उन्होंने इसका भी, ब्राह्मी लिपि का भी यूज किया था, प्राकृत भाषा का भी यूज किया था। प्राकृत भाषा वही है जो जैन और बौद्ध धर्म में शुरुआत में उपदेशों में ही आई थी। कलिंग युद्ध के बारे में बता दिया मैंने, भयंकर नरसंहार हुआ था, ठीक है। अच्छा, इस टाइप का ये इमेजिनेशन बेस्ड पिक्चर है। और अब बात आती है अशोक का धम्म क्या था। धम्म का मतलब होता है धर्म। अशोक के धम्म में ऐसा नहीं है कि किसी प्रकार का देवी देवता या किसी कोई खास कर्म कांड था। उनका धम्म का मतलब ये था कि एक राज्य को ऐसे चलाना जैसे एक पिता होता है, वो अपने पुत्र की किस तरीके से उसका रक्षा करता है, किस तरीके से उसका पालन करता है, या अपने बच्चों को किस तरीके से अच्छे व्यवहार से शिक्षा देता है,
वैसे ही अशोक के धम्म में मेन बात यही थी कि उनका मेन कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दे, अपनी प्रजा को पुत्रों के समान जो है वो पाले। और सारे के सारे जो है अशोक के धम्म में ये जितने भी विचार थे वो ये सारा बुद्ध से ही प्रेरित थे, या बुद्ध की ही मान के ही चले थे, क्योंकि बौद्ध धर्म को ही इन्होंने अपनाया था। और राजधानी में सम्राट जब राजा अशोक निकला करते थे तो मैगस्थनीज ने एक इंडिका नामक किताब लिखी है, उनके अंदर इनका वर्णन आता है कि जैसे वो सम्राट राज्य में नगर भ्रमण पे निकलते थे, शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था, सोने की पालकी पे उन्हें बिठाया जाता था, अंग रक्षक सोने के कपड़े होते थे, चांदी के जो है हथियार, चांदी के उनके अंग रक्षक थे, और साथ के साथ हाथियों को भी चांदी सोने से सजाया जाता था, और साथ के साथ तोतों का भी एक झुंड हुआ करता था, ठीक है। और एक बात ये भी थी कि उनके चारों तरफ हथियार ली हुई काफ़ी सारी महिलाएं थी। राजाओं को हमेशा इस प्रकार का डर था कि कोई ना कोई हमें मार ना दे, हत्या ना कर दे। अच्छा, कभी भी कोई राजा खाना खाता था तो उस खाने को पहले उनका नौकर जो है वो खा के देखता था, और फिर उसके बाद ही राजा खाना खाता था। एक जगह एक बार सो लिए तो उसके बाद दूसरी रात या तीसरी रात तो पक्का वहां पे सोना ही नहीं था। मतलब एक कमरे में मैक्सिमम 2 रात ही सोते थे। कई जगह कई राजा तो एक कमरे में एक ही बार सोते थे, फिर अगली बार अगली जगह। मतलब इतने बड़ा विशाल साम्राज्य था। बिहार के रामपुरवा में एक मौर्यकालीन स्तंभ मिला है कुछ इस प्रकार का ये। अब पाटलिपुत्र का नाम आता है क्योंकि यहाँ पे राजा रहते थे और यहीं पे जो राजधानी थी ये सारी। तो पाटलिपुत्र के बारे में क्या है? पाटलिपुत्र एक विशाल और खूबसूरत नगर है, ठीक है, और विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है जिसमें 570 बुर्ज और 64 दीवारें हैं। बुर्ज का मतलब वो जगह जहां से निगरानी रखी जा सके, और दीवारें तो आप जानते ही हैं। इसके अलावा घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने। यहाँ पे पाटलिपुत्र में जितने भी घर बने हैं वो लकड़ी से, कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है, राजा का महल भी लकड़ी से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया। अलंकृत का मतलब सजाना, पत्थरों से सजाया गया, लेकिन पूरा महल लकड़ी का ही बना हुआ है। अच्छा जी, और ये चारों तरफ से उद्यान चिड़ियों से बने बसेरों से घिरा हुआ। मतलब आप समझ सकते हैं जहाँ पे चिड़ियों के घोंसले, चहचहाती चिड़िया हो, और इस प्रकार का सुंदर सा चारों तरफ 2 नदियाँ वगैरह, जंगल वगैरह हो, तो कितना सुंदर इलाका रहा होगा वो। इन्होंने अपने धम्म में जो है धम्म महामात जो शिक्षा दे रहे थे अपने पाटलिपुत्र के इलाके में भी इन्होंने क्या किया कि अलग अलग धर्मों के मानने वाले जितने भी लोग थे उनके आपस में टकराव होता है। इन्होंने एक बात सिंपली कही है कि कभी किसी दूसरे धर्म की बुराई नहीं करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म को श्रेष्ठ बता के दूसरे धर्म को नीचा दिखाता है, इसका मतलब है कि वो जो श्रेष्ठ बता रहा है वो धर्म भी अपने आप में गिर ही जाता है। अच्छा, इनके रहते हुए इन्होंने देखा कि लोग जैसे मान लेते हैं कोई हिंदू और मुस्लिम है तो आपस में टक्कर खा रहे हैं कि हिंदू अच्छा है, मुस्लिम बुरा है, ये अच्छा है, वो बुरा है, तो टक्कर होती है। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती है। जितने भी दास है, नौकर है, उनके साथ में क्रूर व्यवहार किया जाता है। इन सभी को ही जो है कम करने के लिए, इन सभी चीज़ों का निदान पाने के लिए इन्होंने जो है वो शिलाओं पे, स्तंभों पे जो है ये सारी चीज़ों को जो है खुदवा दिया। अच्छे विचारों के बारे में बताने की कोशिश की इन्होंने। अब अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया में, ग्रीस में, श्रीलंका में भी दूत भेजे। श्रीलंका में कहते हैं इन्होंने अपने बेटे महेंद्र और सुंगमित्रा को भेजा था सबसे पहली बार, ठीक है। अशोक ही थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को इंटरनेशनल बनाया था सबसे पहले। इन्होंने सड़कें भी बनवाई थी, कुएं खुदवाए थे और विश्राम गृह भी बनवाए थे, और के साथ में मनुष्य और जानवरों की चिकित्सा व्यवस्था के बारे में भी इन्होंने जिक्र किया था। अब जब ये सारा सिलसिला चल रहा था, उन्हीं दौरान जो है लगभग 2400 वर्ष पहले चीन के सम्राटों ने जो है वो चीन की दीवार बनाई थी। आप इसके बारे में जानते ही हैं, ये दुनिया की सबसे बड़ी दीवारों के अंदर, लंबी दीवारों के अंदर नाम आता है इसका। और इसका बनाने का मेन उद्देश्य था कि जो पशुपालक थे वो एंटर ना कर सके, उनसे रक्षा करवाना ही मेनली था। ये इस टाइप की एनसीईआरटी में फोटो दिया है, रियल में इस टाइप की है ये जगह जगह पे ना बुर्ज से बनाए गए हैं। 100 200 मीटर की दूरी पे ऐसे से बुर्ज बनाए गए हैं। ये निगरानी करने के लिए है, सिक्योरिटी पर्पज, जैसे आर्मी के जवान खड़े रहते हैं ना, उस टाइप से ही है। तो ये दीवार बहुत लंबी है, 6400 किलोमीटर लंबी है। ये ईंट और पत्थरों की बनी हुई है। और ये दीवार है लेकिन ऐसा लग रहा है ऊपर से जैसे रोड है, एक सड़क जितनी चौड़ी दीवार है ऊपर से। ये मतलब चल फिर सकते हैं आराम से यहाँ पे इसके ऊपर से, ठीक है। अब अगली बात क्या है, ये तो सारा मौर्य वंश सारा समाप्त हो गया है। तो लगभग देखो 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था। अच्छा, आपके मन में आ रहा होगा सर ये पतन क्यों हुआ? बहुत बड़ा साम्राज्य है।
अति हर चीज की हानि होती है, ज्यादा है, इतना बड़ा है, इसको कंट्रोल करना इतना आसान भी नहीं है। धीरे धीरे जो है वो नए नए शासक निकलते गए, या कुछ गुप्तचरों द्वारा या जैसे भी करके ये खत्म हो गया। और उसके बाद में जो है 100 साल तक जो है हिंद यवन राजाओं का शासन रहा था। उसके बाद में शक कुषाण भी आगे थे, हिंद यवन के ये सिक्के भी चले थे, इस टाइप के उन्होंने अपनी फोटो लगाई थी। ये 500 वर्ष तक टिके रहे थे और शकों को गुप्त शासकों द्वारा पराजय नहीं मिल पाई थी। उसके बाद में शकों के बाद में कुषाण आए थे, उनके ये सिक्के थे। उसके बाद में उत्तर तथा मध्य भारत में मौर्य के सेनानायक पुष्यमित्र शुंग जो आए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि पुष्यमित्र शुंग का संबंध क्या हरियाणा से है क्या? बताइए अगर है तो। शकों के बाद में कण्व वंश आए थे। उसके बाद में 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य। अब गुप्त साम्राज्य बहुत बड़ा रहा था, गुप्त के बारे में हम आगे के क्लासों में पढ़ेंगे धीरे धीरे। इसी गुप्त के साथ साथ ही सातवाहन भी थे। शकों और सातवाहनों का काफी सारा युद्ध भी हुआ था। ये दक्षिण भारत में थे। 2100 साल पहले ही सातवाहन वर्ष लगभग 400 साल तक टिके रहे थे। ये टिके इसलिए भी रहे थे क्योंकि बीचों बीच विंध्याचल पर्वतमाला थी, तो हर एक आदमी को इसके अंदर एंटर नहीं कर पा रहा था। अच्छा, वाकाटक वंश भी आया था इसी दौरान पे, थोड़ा टाइम पहले ही, ठीक है। पल्लव वगैरह भी थे। पल्लवों और चालुक्य वंश ने इस टाइप से जो है अपनी कलाकृति दिखाई मंदिरों में, ये डिजाइन बनाने में काफी ज्यादा फेमस थे। ये वाकाटक वंश था, ये पश्चिमी भारत का बहुत ही ज्यादा फेमस वंश था। कहा जाता है कि इससे टक्कर तो समुद्रगुप्त ने भी नहीं ली थी। 2200 से 1800 साल के बीच में चोल, चेरों और पांड्यों का शासक रहा था दक्षिण भारत के अंदर ही। इनकी भी कलाकृति, मंदिर वगैरह के बारे में जो है इनका नाम आता है। इन्होंने कई सारे जो है इनके अंदर से व्यापारी निकले, जमीन रास्तों की खोज की इसी दौरान। सिक्के, पांडुलिपि, पुस्तकों से ही इनके बारे में हमें सब कुछ जो है पता लगता है। इसी टाइम में बहुत सारी किताबें लिखी, वैज्ञानिक खोज हुई, ठीक है। तो ये मंदिर, स्तूप, इमारतें, ये सारे निर्माण इन्हीं दक्षिण भारत के चालुक्य, चोल वगैरह इन्होंने ही करवाया था। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। इतना ही था ये लेक्चर हमारा। मेनली इस लेक्चर के बारे में हमने राजा अशोक के बारे में ही पढ़ा है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, बताइएगा जहां पर सम्राट को सीधा शासन था वहां अधिकारी क्या वसूलते थे, ठीक है। राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में, जैसे आपने अभी पढ़ा है कि गवर्नर बनाया करते थे, ठीक है, राज्यपाल, ऐसे आप बताइएगा। मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण खालिस्तान और खालिस्तान पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। प्रदेशों में रहने वाले लोगों को मौर्य अधिकारियों को क्या दिया करते थे वो, ठीक है। अच्छा, सही और गलत बताना है। उज्जैन और उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग के लिए था क्या? आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाका मौर्य साम्राज्य के अंदर आते थे। चंद्रगुप्त के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं। हाँ, ये बात आपको मैं बताना एक थोड़ा सा रह गया कि जो चाणक्य जो थे ना, उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी और अर्थशास्त्र के अंदर चंद्रगुप्त और कैसे एक राज्य पाठ को चलाना है इसी के बारे में जो है बताया गया है सारा। कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम था क्या, ठीक है, बताइएगा आप लोग। कलिंग क्या था? कलिंग वैसे उड़ीसा का क्षेत्र था, तो ये गलत हो जाएगा। अशोक के यात्रा अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है क्या? तो आप ये बताइएगा ये सही है या गलत है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। चैप्टर को पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा। हमारा हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 खत्म हो गया है। अब हमारा 9वां, 10वां, 11वां, 12वां 4 चैप्टर और रहते हैं। मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए जय हिंद।